हम 4 बहनें थी। हमारा एक ही भाई था जो बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। माँ बाप ने उसका नाम चिराग रखा। अब तो यूं लगता था कि वो सिर्फ चिराग के लिए ही जीते थे। बेटे की पैदाइश के बाद तो जैसे वो इसमें खो से गए थे और हर किसी को बेटे के मुकाबले में कमतर जानने लगे थे। माँ और दादी अक्सर उनको समझाती थी कि ऐसा मत करो, बेटे और बेटियां सभी माँ बाप के लिए एक जैसे मीठे फल होते हैं। एक की चाहत में दूसरे की बेकदरी मत किया करो। मगर ये बात कभी पापा की समझ में नहीं आई। खैर, वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ हम सब भी बड़े होते गए। हम दादाजी के साथ रहते थे और हमारा छोटा सा शहर जो गांव की तरह ही था, जहां रोजगार भी ज़्यादा नहीं था। पापा मजदूरी करते थे। जब तक हम छोटे थे तो गुजारा हो रहा था, लेकिन फिर उनकी तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो गया। तभी एक दिन उन्होंने मजदूरी को अलविदा कह दिया और एक दोस्त के कहने पर दूसरे मुल्क जाकर कमाने की सोचने लगे। मेरे पापा का वो दोस्त उन दिनों दुबई में था और वहाँ खूब कमा रहा था। गांव वाले उसको सोनू कहते थे। उसने पापा की दुबई जाने में मदद की और यूं मेरे पापा को भी गैर मुल्क में जाकर किस्मत आजमाने का मौका मिल गया। पापा को सोनू की मदद से अच्छी नौकरी मिल गई और यूं हमारे भी दिन फिर गए। वो दुबई से काफ़ी रकम दादाजी को भेजने लगे। चंद महीनों तक तो दादाजी ने पापा की कमाई में से मम्मी को ज़रूरत के अनुसार खर्चा दिया, लेकिन फिर उन्होंने ये सिलसिला बंद कर दिया। कहते थे कि मेरा बेटा परदेश में मेहनत कर रहा है, इस कमाई को यूं ही नहीं उड़ा देना चाहिए बल्कि जमा करना चाहिए। हम दादा और दादी जी के किचन से खाते और वो बहुत ही थोड़ी सी रकम मम्मी को देते। पापा का भेजा हुआ बाकी रुपया दादाजी अपने दूसरे बेटे के हवाले कर देते कि इस रुपये को बैंक में जमा करके आओ। महेश चाचा ने अपने नाम पर ही बैंक अकाउंट खुलवाया था, इसलिए वो पापा की भी कमाई को अपने ही अकाउंट में डालते थे। काफ़ी अरसा यूं ही ये सिलसिला चलता रहा। मम्मी को खबर न थी कि उनके पति की कमाई कितनी है और किधर जा रही है और कौन कितने खर्च कर रहा है। वो तो बस दम साधे रोटी और सब्जी पर ही गुजारा कर रही थी। हमको ज़िंदगी की वो ऐश हासिल ना हो सकी जिनके हमने ख्वाब देखे थे। गरज पापा दुबई में दिन रात मेहनत करके अपनी कमाई दादाजी को भिजवाते रहे और हमारे 3 चाचा इस रकम को पानी की तरह बहाते रहे। 3 साल बाद पापा छुट्टी पर आए। हालात का जायज़ा लिया तो पता चला कि भाइयों ने उनका भेजा हुआ रुपया खुद पर खर्च कर दिया है। ये जानकर पापा को बहुत गुस्सा आया, मगर क्या कर सकते थे। एक तरफ बाप था तो दूसरी तरफ छोटे भाई। फिर पापा ने बिना झगड़े ही हमारे लिए एक छोटा सा मकान खरीदा और हमको उसमें शिफ्ट कर दिया ताकि अपना किचन अलग हो और हम अच्छा खा पी सके। और खर्चा भी मामा जी को भिजवाने लगे ताकि मम्मी को हर महीने ज़रूरत की रकम मिलती रहे। ये मकान ददिहाल से कुछ दूर एक नए मोहल्ले में मिला था, लेकिन यहाँ हम अपनों से दूर थे। उन दिनों मेरा भाई 7वीं क्लास में पढ़ता था और पापा उसकी पढ़ाई और भविष्य की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की फिक्र में लगे थे। उसी मोहल्ले में बंटी नाम के एक शख्स का घर था। वो खुद तो शरीफ आदमी था, मगर उसका बेटा आर्यन एक निकम्मा और आवारा लड़का था। उसने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था और बुरे लड़कों से दोस्ती कर ली थी। मेरा भाई उस मोहल्ले में नया था और उसको यहाँ के हालात का भी कुछ नहीं पता था। वो सीधा साधा और भला मानस था, जबकि आर्यन एक शातिर शिकारी बन चुका था। वो अपनों से कम उम्र लड़कों के साथ दोस्ती करता और उनको बुराई की तरफ खींचने के चक्कर में रहता था। न जाने कैसे मेरे भाई से दोस्ती कर ली। शुरू में तो उसने आर्यन की नीयत को ना पहचाना, लेकिन जब आर्यन उसको चौक में रोककर बात करने लगता तो चिराग उसके साथ खुशी से हाथ मिलाता और बातचीत करता। मोहल्ले के दूसरे अच्छे लड़कों ने भाई को मना किया कि इस बदमाश से दूर रहो और अगर ये तुमको रोके तो रुक कर बात का जवाब देने की बजाय किनारा कर लिया करो। चिराग ने ऐसा ही किया। आर्यन मगर बाज ना आया। जब चिराग घर से बाहर निकला वो उसे बुलाता, उसे तंग करता और पीछा करता। बस फिर उसने मेरे भाई का घर से निकलना दूभर कर दिया। यहाँ तक कि जब वो स्कूल जाता उसका पीछा करता और छुट्टी के वक्त उसको रास्ते में रोककर उससे बातें करने की कोशिश करता। उसके इस व्यवहार से चिराग बेहद परेशान रहने लगा। वो अब स्कूल जाने से भी डरता था और घर से बाहर निकलने से भी इनकार करता। तो मम्मी परेशान हो गई और एक रोज़ वो आर्यन के घर गई
उसकी माँ को सूरत हाल बताकर कहा कि तुम अपने बेटे को समझाओ, वरना बात मर्दों में गई तो झगड़ा हो जाएगा। आर्यन की माँ ने कहा कि मैं उसको समझा दूंगी, तुम बात को मत बढ़ाना। उस औरत के इत्मीनान दिलाने पर मेरा भाई फिर से स्कूल जाने लगा। कुछ दिनों तक आर्यन ना चिराग के पीछे आता और ना ही उसने उसको रास्ता रोक कर तंग किया। उसने यह हल निकाला कि मोहल्ले के एक लड़के अमित को, जो उसकी क्लास में पढ़ता था, अपना दोस्त बना लिया और अब वो अकेला जाने की बजाय अमित के साथ स्कूल आने जाने लगा। दोनों अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि भाई बन गए। अमित अच्छा लड़का था और शरीफ फैमिली से था। उसकी माँ भी हमारे घर आने जाने लगी। मेरे भाई के साथ भाईचारा इस कदर बढ़ा कि वो हमारे घर में आने जाने लगा और हम बहनें भी उसको भाई कहकर बुलाने लगी। खासतौर पर मैं अमित को चिराग की वजह से ज़्यादा अहमियत देने लगी और सगे भाई जैसा ही समझने लगी कि वो आर्यन से उसकी हिफाजत करता था। ये इतवार का दिन था और स्कूल की छुट्टी थी। सुबह को हम जरा देर से उठे। मम्मी की तबीयत ठीक न थी। चिराग को उन्होंने नाश्ते के लिए पैसे दिए और वो मुंह धोकर सुबह 9 बजे के करीब चौक की तरफ गया। सामने ही छोले वाले की दुकान थी। जब उसने चौक पार किया तो उसको पीछे से आर्यन ने आवाज़ दी, चिराग सुनो, मेरी बात सुनो। भाई ने जब पीछे मुड़कर देखा, वो मोटरसाइकिल थामे खड़ा नजर आया। चिराग उसके साथ बातचीत ना करना चाहता था, इसलिए तेज तेज कदमों से चलने लगा। उसको तेज कदमों चलते देखकर आर्यन ने दोबारा कहा, चिराग ठहर जाओ, मेरी बात सुनो। भाई ना रुका और वो तकरीबन दौड़ने लगा, जिस पर वो बदमाश मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके पीछे आया। बाइक की आवाज़ से चिराग और भी ज़्यादा खौफ ज़दा हो गया और दौड़ने लगा। तभी उस लड़के ने भी अपनी बाइक को फुल स्पीड दे दी। यूं बाइक चिराग की कमर से जा लगी और वो उछलकर बढ़ई की दुकान की आरा मशीन पर जा गिरा और आरा उसके जिस्म के आर पार हो गया और उसी लम्हा मेरे मासूम भाई की मौत हो गई। बढ़ई ने कुछ देर पहले ही दुकान खोली थी और वो अभी मशीन चालू करके लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था। आर्यन तो वहाँ से भाग गया। बढ़ई ने हमारे घर आकर खबर की तो हमारे घर में कोहराम बरपा हो गया। मम्मी ने एक पड़ोसी के जरिए मामा जी को खबर कराई। हमारा तो एक ही भाई था। मेरे माँ बाप के घर का वही चिराग बुझ गया। उनकी दुनिया अंधेरी हो गई। पापा खबर मिलने पर घर आ गए, मगर जाने वाला तो जा चुका था। जिस तरह हमको अपने इकलौते भाई की अचानक मौत का सदमा था, उसका साथी अमित भी गम से निढाल था। मम्मी उसको बुलाकर गले लगाती और रोती। हमको भी उसे देखकर चिराग की याद आती और अमित से बातें करके सुकून मिलता। मेरे माँ बाप की ऐसी हालत थी जैसे उनके जिस्म से किसी ने पूरा खून निचोड़ लिया हो। चिराग के बाद वो जीते थे और न मरते थे। पापा तो अपनी उम्मीदों के चिराग के बुझ जाने से जिंदगी से मुंह फेर बैठे थे। ईश्वर ऐसी आजमाइश में किसी को न डाले। मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में औलाद को खो देने से एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। मैं भी जब चिराग जितने किसी लड़के को देखती तो उसको बिना सोचे समझे भाई पुकारने लगती थी। बेटे की अचानक मौत ने पापा की कमर तोड़ डाली थी। वो इतने गमगीन हुए कि दोबारा दुबई न गए। उनमें काम करने की हिम्मत न रही। कुछ ही अरसे बाद हम पैसे की मुश्किलात का शिकार हो गए। मकान बेचकर किराए का मकान लिया। पापा ने अपना घर पर ही काम शुरू किया, मगर कामयाबी ना मिली। टूटे हुए दिल के साथ जो काम शुरू करते वो ठप हो जाता। औलाद में सिर्फ लड़कियां थी, उनके बारे में भी सोचना था। दीदी ने चाहा नौकरी करें। मामा जी को पता चला तो वो आड़े आ गए और मेरी बहन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के लिए ले लिया। इधर चाची जी ने भी उनकी देखा देखी मेरा रिश्ता अपने किसी दूर पार के रिश्तेदार के लिए मांग लिया, मगर मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद ना आया। लेकिन दादाजी ने दबाव डालकर मेरा रिश्ता उस लड़के यानी दीपक से करा दिया। यूँ पापा के कांधों से 2 बेटियों का बोझ हल्का हो गया। एक रोज़ मैं मम्मी के साथ किसी रिश्तेदार के घर शादी के फंक्शन में गई तो उनके बेटे राहुल को देखकर खुशी हुई, क्योंकि वो मेरे भाई चिराग से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। मुझे लगा जैसे मेरा स्वर्गवासी भाई सामने हो। खुद पर काबू न रहा। जी चाहा कि उससे बात करूं, तो मैंने पहल कर दी और उसे नमस्कार किया। उसने भी खुश दिली से जवाब दिया तो मैंने उसको अपना भाई बना लिया। क्योंकि उनका घर दूर था, मैं उससे ना मिल सकती थी, इसलिए खत लिखने लगी। खत में मैं भाई राहुल लिखकर ही शुरू करती थी, लेकिन उसके बाद में वो मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा तो मैंने उससे वास्ता मतलब ख़त्म कर लिया
और अमित भाई को ये बात बता दी। उसने राहुल को खूब बुरा भला कहा और धमकी दी कि वो आइंदा मुझसे बात ना करे। यूँ राहुल से मुझे छुटकारा मिल गया। उस वाक़ये के बाद मेरे मुंह बोले भाई अमित के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा हो गए। मैं नहीं जानती, लेकिन जब मेरी मंगनी दीपक से होने लगी वो परेशान और उदास हो गया और हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि आप चिराग की माँ से मेरे लिए रिश्ता मांगे, वरना मैं उम्र भर किसी और से शादी ना करूँगा। उसकी माँ ने मम्मी को ये बात बताई। तब मुझे पता चला कि वो मुझको बहन की तरह नहीं समझता था। मैंने उससे बात करनी बंद कर दी और अपने जज्बात जो एक बहन के अपने भाई के लिए थे उनको मसल दिया। तो मैं खामोश रहने लगी। इन सब बातों का असर ये हुआ कि मैं बीमार हो गई। मुझे तो बस यही गम रहता था कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं भाई कहकर पुकार सकूं। वो वक्त भी आ गया जब मेरी शादी की ढोलक बजने लगी और मैं विदा होकर बाबुल के घर से दीपक के घर आ गई। शादी के बाद अंदाज़ा हुआ कि खामखा मुझे दीपक से चिढ़ थी। वो वैसा भी बुरा नहीं था। उसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, तो मेरे दिल में भी उसकी चाहत और इज्जत पैदा हो गई। दीपक और ससुराल वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं अपने घर में खुश और सुकून से थी कि एक रोज़ अचानक एक खत मिला जो मेरे पति ने वसूल किया। उस खत में मेरे बारे में कुछ गलत बातें लिखी गई थी। मेरे पति ने खत के बारे में मुझसे सख्त लहजे में जानना चाहा और पूछा कि राहुल कौन है, क्या तुम उसको जानती हो? मैं इनकार न कर सकी। बताया कि राहुल को मैंने अपना मुंह बोला भाई बनाया हुआ था, मगर वो अच्छा लड़का ना निकला तो उससे वास्ता मतलब ख़त्म कर लिया। वो बुझ कर रह गई। खैर, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि आइंदा किसी को भाई मत बनाना। मैंने शुक्र किया कि दीपक ने मेरे सच बोलने की वजह से मुझे माफ़ कर दिया। अगर वो शक में पड़ जाते तो मैं क्या करती। उस वाक़ये के थोड़े दिनों बाद एक रोज़ मैं दीपक के साथ मायके में थी। मम्मी ने हमको खाने पर बुलाया हुआ था कि अमित की बहन आई और मेरी बहन से कहा कि अमित ने कुछ खा लिया है, क्योंकि मम्मी उसकी शादी किसी और से करना चाहती थी, मगर उसने तुम्हारी बहन शालू की खातिर शादी ना करने की कसम खाई थी। जब माँ ने ज़बरदस्ती मंगनी कर दी तो भाई ने जहरीली गोलियां खा ली। उनको अस्पताल ले गए। दुआ करो कि ठीक हो जाए। ये सुनकर मैं परेशान हो गई और मेरा चेहरा परेशान हो गया। दीपक अमित की बहन की बातें सुन चुके थे। हालांकि वो साथ वाले कमरे में मेरी बहन को ये सब बता गई थी। बस उन्होंने मुझसे पूछा कि अब ये अमित कौन है जो तुमसे शादी करना चाहता था और जिसने जहरीली गोलियां फाँक ली हैं। मैंने कहा कि चिराग भाई का दोस्त और उसका क्लास फेलो है, तुम्हारा उससे क्या संबंध था? मेरा तो वो भाई बना हुआ था। ये कैसे मुमकिन है कि इतने लड़के तुम्हारे मुंह बोले भाई हैं और फिर भी उसने तुम्हारी खातिर जहर फाँक लिया है? आखिर बात क्या है? मुझे तो लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। भगवान की कसम, उसको भी मैंने भाई बनाया हुआ था, लेकिन मुझे खबर ना थी कि उसके दिल में मेरे बारे में क्या जज्बात हैं। बकवास मत करो। क्या तुम अक्ल की अंधी हो या मैं ही बेवकूफ़ हूँ? एक लड़की एक बार ही किसी को अपना भाई बना सकती है, बार बार नहीं। तुम मुझको पागल समझती हो क्या? दीपक ने मुझको बुरी तरह झटका कि मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। मुझसे एक शब्द भी ना बोला गया और रोने लगी। मामला खासा गंभीर हो गया था। एक तरफ अमित के अस्पताल पहुंच जाने का मलाल, दूसरी तरफ दीपक को संभालना मुश्किल हो गया। जिसके दिल में शक घर कर चुका था, वो परेशान थे कि आखिर मैंने किस किस को भाई बनाया हुआ था, जो अब उनके लिए परेशानियां पैदा कर रहे थे। उनके दिल में बाल आ चुका था। मैंने लाख कस्में खाई मगर उनके शक को ना मिटा सकी। उन्होंने मुझे मायके छोड़ा और खुद अपने घर चले गए, मगर फिर ना लौटे कि अपनी सफाई में मैं कुछ कहती। मुझे तलाक भी ना दी और अपने घर में भी ना बसाया, मगर मैं आज भी उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।